आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। अब बात जरा करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर लगातार आतंकवादी वारदातें पिछले एक महीने में हुई जा रही हैं। अब मेरे पास देखिए डेटा है, 9 जून से लेकर 8 जुलाई तक 6 आतंकी वारदातें हो चुकी हैं। 9 जून को शिवखोड़ी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला हुआ था, बस खाई में गिर गई थी, 9 लोगों की मौत हो गई थी। 11 जून को कठुआ में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई, 1 जवान हमारा शहीद हो गया। 12 जून को डोडा में आतंकवादी हमला हुआ, 2 आतंकवादी मारे गए, 6 जवान घायल हुए। 26 जून को गंडोह में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। 7 जुलाई को राजौरी में सेना के कैंप पर हमला, 1 जवान घायल हुआ। 8 जुलाई को कठुआ में आर्मी के ट्रक पर हमला हुआ, यानी कल ही, और इसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए और 3 घायल हो गए हैं। तो लगातार ये एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चल रहे हैं, टारगेटेड ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, लेकिन आतंकवादी वारदातों में कमी नहीं आ रही है। और इस बार जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात है वो ये है कि सारी के सारे हमले जम्मू रीजन में हुए हैं। जम्मू रीजन जो कि बाय एंड लार्ज आतंकवाद से अछूता रहता था, आप कह सकते हैं। ज़्यादातर घटनाएं जो हैं या तो एलसी पर होती थी या फिर वैली के अंदर होती थी, लेकिन इस बार जो हैं ये सारी की सारी वारदातें जम्मू रीजन में हो रही हैं। सरकार भी इसको लेकर के चिंतित है और सेना तो अपना काम इस पर कर ही रही है। जो आपके सामने जो ट्रक दिखाई दे रहा है, इसी ट्रक पर कल एम्बुश हुआ। इस ट्रक में सवार थे हुए हमारे जवान और 5 जवान उसमें शहीद हो गए हैं और 5 जवान घायल हुए हैं। सेना अपने स्तर पर और सरकार अपने स्तर पर जो कर रही होगी वो कर रही होगी, लेकिन एक ये चिंता की बात जो है वो ज़रूर बनी हुई है। सर विजय जी, आपने जो बात की वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि जम्मू रीजन में आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, ये चिंता की बात है। और सेना पर भी लगातार अटैक हो रहा है। 2 बातें महत्वपूर्ण है। वैली में चल रहा था, लेकिन हालांकि सरकार ने तो ये दावा किया था कि वैली में भी ये आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद स्थितियां सुधरी हैं, वैली में भी बहुत हालात बदले। यहाँ तो उलट हो रहा है। वैली को छोड़िए, जम्मू रीजन में जो पहले नहीं होता था, राजौरी और पुंछ में होता था। मैं पूरे जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके को समझता हूँ, तो जम्मू के राजौरी पुंछ में हुआ करता था, लेकिन अब जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, 2 चीज़ें वहाँ पर बढ़ी हैं जिसकी चिंता हमें करनी चाहिए। मैं सरकार पे हमले की बात नहीं कर रहा, एक जम्मू में हुआ, दूसरा सेना पर टारगेटेड है, और तीसरा टारगेटेड किलिंग भी वहाँ पर हो रही है जो अभी तक वैली में हो रही थी, क्योंकि वैली में जो बहुत सारे लोग गए थे उन पर टारगेटेड किलिंग करके ये हो रहा था। तो तीनों चीज़ें सरकार के लिए चिंता की बात है। और ये मैं अभी कुछ समय पहले वहाँ गया था, तो आपको बता सकता हूँ कि वैली में हालात में कोई बहुत सुधार नहीं है। सुधार का मतलब कोई स्थितियाँ खराब नहीं हो गई है, लेकिन भारत के खिलाफ या जो भी माहौल वहाँ पर जो था उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। यदि आप ये समझते हो कि आर्टिकल 370 से कश्मीर सुधर गया है, वो मुझे नहीं लगता है भावनात्मक तौर पर। उस पर तो समय लगेगा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं मैं मानता कि वो 5 साल में 5 साल भी, लेकिन 5 साल में बहुत बदलना। लेकिन उससे उलट तो ये हो रहा है कि जम्मू में भी जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही है। और कल ही किसी ने कहा, मैं देख रहा था, कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई ये जो हो रही है, जब स्लीपर सेल वाली बात हुई तो पहले वैली में स्लीपर सेल होते थे, अब जम्मू में स्लीपर सेल है। और वहाँ पर तो राजनीतिक तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एक ठीक ठाक सा वो है, प्रभुत्व है। उसके बाद भी यदि स्लीपर सेल वहां पर चल रही है तो ये सारी चीजों पर सोचना पड़ेगा। है वो तस्वीर है तो दिखाइएगा ना स्क्रीन पर कि कल जिस हाइडआउट को बर्स्ट किया है सेना ने, उसमें वो क्या सामने से दिखाई देता है कि लकड़ी का दीवार है, उसको खोलिए तो अंदर पूरा हाइडआउट है, अंदर आपको लेट करके जाना है और अंदर जाकर के आपको तो इसलिए मैं कह रहा हूं स्लीपर सेल वहां पर बन रहे हैं। हाँ सर, मेरा कहना सर, देखिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, मतलब केंद्र सरकार को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 ने वहाँ से हटाया, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली, पत्थरबाजी बंद हुई। लेकिन मुझे लग रहा है उसके बाद जिस सफलता से आर्टिकल 370 को वहाँ से हटा दिया गया था, उसके बाद मुझे लग रहा है इस तरह की जो घटनाएं कश्मीर रीजन में हो रही है, कठुआ में जैसे कि 5 जवान शहीद हो गए वहाँ पर, मुझे लग रहा है केंद्र सरकार के लिए गंभीर चुनौती है। अब इलेक्शन भी वहाँ पर होना एक लंबा समय हो गया, सितंबर में विधानसभा चुनाव होने, अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो क्या मुझे लगता है पीसफुल चुनाव हो पाएंगे वहां पर? जब राज्य सरकार बनने की स्थिति वहां पर आ रही है, उसके पहले केंद्र सरकार वो एक वजह तो नहीं लगती आपको कि आने इलेक्शन अगर आगे दिख रहा है तो उससे पहले डिस्टर्ब करने के लिए पीस ये वारदातें ज्यादा की जा रही हैं? देखिए, आर्टिकल 370 के बाद से पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवादी संगठन है, वो जैश ए मोहम्मद हो या वहां पर एक नया आतंकवादी संगठन तैयार हो गया है कश्मीरी टाइगर्स करके, जो ये इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि आपने आर्टिकल 370 हटाकर जो गलती की है उसके खामियाजा जम्मू कश्मीर को भुगतना पड़ेगा, आपकी सेना को भुगतना पड़ेगा। इस तरह की वो कोशिश करेंगे।
लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को मालूम है कि जम्मू और कश्मीर में किस तरीके से वहां पर इन्वॉल्वमेंट है आतंकवादी गतिविधियों का। तो इतना लंबा समय होने के बाद सेना को वहां मुझता कोई बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके से अगर हम हर 15 दिन में या हर महीने 2 या 4 जवान हमारे अगर शहीद होंगे, मुझे लग रहा है यह सेना के मनोबल के लिए और देश में भी एक बहुत गलत छवि जाती है। सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और सेना को भी इतना फ्रीएंड देना चाहिए कि वहां एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चला है। मुझे लगता है सेना अपनी कार्रवाई बताकर तो नहीं करती, लेकिन क्या आने वाले दिनों में आप कोई बड़ी कार्रवाई, जैसा उन्होंने इशारा किया, कोई सर्जिकल स्ट्राइक इस किस्म का कोई, या मतलब पाकिस्तान के जो आतंकवादी लॉन्च पैड्स जिसको हम लोग अब मानते आए हैं, जहां से वो भेजता है आतंकवादियों को, उस पर कोई बड़ी कार्रवाई क्या मुमकिन दिखाई देती है? नहीं, मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जैसे कहते हैं ना कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हर कुछ समय के बाद फिर से हमला करते हैं, वो बीमारी के तौर पर भी होते हैं। तो यहाँ तो पूरा का पूरा वायरस है जो इस्लामिक आतंकवाद है, जो पाकिस्तान से संचालित होता है। और जिस संगठन ने एक नया संगठन बना है, उसने आतंकवादी संगठन जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है, वो कह रहा है कि जब तक कश्मीर नहीं होगा तब तक हम ये करते रहेंगे। अब सवाल ये है कि यहाँ इसको 2-3 चीजें हैं, जैसे जो विजय जी कह रहे थे, वो तीनों चिंता की बात है निश्चित तौर पर, लेकिन इसको जरा देखना भी चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। पिछले कुछ समय में कश्मीर घाटी में, चाहे आप गवर्नमेंट आउटरीच की बात करें, मिलिट्री के तौर पर लोगों से संबंध की बात करें, या जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ जो घाटी में, श्रीनगर में, अनंतनाग में, पुलवामा में, इन जगहों पर जो हुआ है, वो बड़ी तेजी में बढ़ा। जो एसपीओज हैं, जो वहां के गांव के लोग हैं, और ये पहले समझना चाहिए कि ये जो आतंकवाद होता था वो किसी हिंदू को नुकसान कम करता था, मुसलमान का ही जीवन दुखी करता था, मुसलमान के ही बच्चे मरते थे, मुसलमान के ही बच्चे मारते थे। और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं वो भी मुसलमान हैं, एसपीओ भी मुसलमान होते हैं, जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर। अब क्या हुआ है, इन आतंकवादियों ने पिछले कुछ समय वो रणनीति बदली है। जो चिंता की बात जो बताई जा रही है, जम्मू में आ जाना, कठुआ में आ जाएं, आप रियासी की तरफ आ जाएं, पुंछ की तरफ आ जाएं, जो शिवखोड़ी वाला हुआ वो भी वही है। अब वो तो ऐसा ही है ना, आप कटरा तक यात्रा करने जाते हैं तो कुछ सोचते नहीं, उससे ऊपर 70-80 किलोमीटर आगे जाते हैं तो शिवखोड़ी, चेनाब पार करके आप उधर जाते हैं। अब सवाल ये है कि वहां ये सब क्यों हो रहा है? ये मैसेजिंग देने की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है। एक चीज तो और मैं कहूं कि जो बार बार ये कहा जा रहा है, ये बोलते हुए हो सकता है कई लोग कहें कि अरे ये इनको तो लोकतंत्र ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, वहां डीडीसी का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, बड़ी अच्छी वोटिंग हुई, लेकिन ये जो विधानसभा का चुनाव है, इसने कई जगह पर ऐसे लूप होल्स, जिसको कहते हैं ना कि उसकी शुरुआत है, जिसको हम कहते हैं कि लोकसभा में बड़ी अच्छी वोटिंग हुई, प्रिलिमिनरी सिम्टम है, 53-55%। नहीं, वो प्रिलिमिनरी सिम्टम है कि जब आप इस तरह की राजनीतिक गतिविधि शुरू होती है, चुनाव होने वाला है, सितंबर तक में कर लेना है, तो फिर से रास्ता मिलने लगता है। जिन नेताओं को लाभ मिलने लगता है, वो ऐसे अतिवादी आतंकवादी तत्वों को, हुर्रियत ऐसा थोड़ी ना है, यही नेता लोगों ने ही बढ़ाया था। भारत सरकार को उस मोर्चे पर काम करने की जरूरत है। भारत सरकार को जो जिसको कहते हैं कि बॉर्डर के पार जाना, उधर से जो गतिविधि चल रही है, उस पर कोई बड़ा ऑपरेशन, वो भी ऐसा ऑपरेशन हो जिसमें बार बार जो कहा जाता है ना कि कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सवाल तो हमारे यहां से भी बहुत उठेंगे। तो मुझे लगता है एक मेजर ऑपरेशन की जरूरत है, जो एसपीओ का जो नेटवर्क है उसको और स्ट्रांग करने की जरूरत है। हम बहुत बेहतर स्थिति में पहुंचे हैं, लेकिन एक छोटी सी घटना वो हमें परेशान करती है और करनी ही चाहिए। अभी तो लोग भी मर रहे हैं, सैनिक भी मर रहे हैं, तो मुझे लगता है इन दोनों तीनों फ्रंट पर एक साथ सरकार को तुरंत कोई बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। नहीं, लेकिन एक्शन क्या हो विजय जी? एक बात समझने की जरूरत है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी लोग कश्मीर की बात करते हैं, जो कश्मीर के नेता हैं, दिल्ली में बैठने वाले हम सब लोग नहीं समझते कश्मीर की मानसिकता को, एक तो ये समझना चाहिए। दूसरी बात, जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, वो कश्मीर के बड़े नेता हैं, आप माने ना माने। महबूबा मुफ्ती भी बड़ी नेता है वहाँ पर। हम जब वो बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं, नहीं, चुनाव तो सब लोग हार जाते हैं, चुनाव तो राहुल गांधी भी हार गए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, चुनाव हारना अलग इशू है। लेकिन जब फारूक अब्दुल्ला कह रहे हो कि कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है, तो हम उन्हें एंटी नेशनल करार देते हैं, बजाय उनकी बात को गंभीरता से लेने से। ठीक है, आप पीडीपी के साथ सरकार तो बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार से हटते हैं तो फिर वो आपके लिए एंटी नेशनल हो जाती है। जबकि महबूबा की और इस सरकार ने क्या किया कि ये जो 2-3 परिवार थे वहाँ के जम्मू कश्मीर के, उनकी जो दुकान मतलब माफ़ कीजिएगा, उसको ख़त्म करने के लिए जो फंडिंग होती थी सेंटर से जम्मू कश्मीर में, उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंचा दिया। वो एक बहुत बड़ा काम हुआ, अच्छा काम भी हुआ कि वहाँ पर जिलों के स्तर पर, कस्बों के स्तर पर जो पंचायतें और जो वो थे लोकल बॉडीज, वहाँ तक पैसा पहुँचा। तो इनकी जो लीडरशिप थी वो खतरे में पड़ गई, क्योंकि उनकी लीडरशिप तो चलती उससे थी
कि भाई सारा पैसा सेंटर का वहाँ जा रहा है और वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से बांट रहे। लेकिन अब इन दोनों में बहुत बदलाव हुआ है, मगर जो जम्मू कश्मीर के लीडर्स हैं उनको बार बार एंटी नेशनल करार देने की बजाय उनके साथ, मैं सेपरेटिस्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है, सेपरेटिस्ट समझ गया आपकी बात। आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स उनको अगर भरोसे में ले भी लिया, हाँ, आपको लगता है कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब पाकिस्तान जो आतंकवादी भेज रहा है, ये लोग मेन स्ट्रीम के नेताओं वो काम तो बीएसएफ का और उनका है, सेना का, उस पर आतंकवादी की नहीं। कश्मीर में माहौल को सुधारने के लिए, और ये स्लीपर सेल है ना, इसको समझिए आप। जब कश्मीर को समझेंगे, स्लीपर सेल को समझेंगे, तब आपको ये परेशानी समझ आएगी। वहां से आतंकवादी आ रहे हैं, उसको तो रोकने का काम सेना का और सरकार का, या जो भी लोग देख रहे हैं उसको करने का। लेकिन अंदर, बॉर्डर के अंदर क्या माहौल ठीक किया जा सकता है, उसके लिए मैं समझता हूं जो मेन स्ट्रीम के पॉलिटिकल लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, उनको कम से कम आप टारगेट मत कीजिए। जब भी वो बोलें तो आप उन्हें कहें कि ये एंटी नेशनल। हमारे साथ अब कश्मीर की एक आवाज आ चुकी है, आरती टीकू जी। आरती जी, बस आरती जी को देखकर ही मुझे लगा कि आरती जी से इसको समझना चाहिए। आरती जी बेहतर बताएं, कश्मीर में पिछले दिनों जो जम्मू रीजन में जो अटैक हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। कल भी हमारे 5 सैनिक जो है शहीद हुए, बस पर उनके आतंकी एम्बुश हुआ है। तो ये दो बातें कि एक तो ये लगातार अब जिस क्षेत्र में, जम्मू के क्षेत्र में वारदातें हो रही हैं, इसको आप कितनी बड़ी सिग्निफिकेंट घटना समझती हैं, और क्या आप किसी बड़ी कार्रवाई का वक्त आ गया है? देखिए, पहले ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कश्मीर और जम्मू जो है दो अलग अलग खित्ते हैं। ये अक्सर जो है लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर जम्मू कठुआ में अटैक हो रहा है तो सब लोग कश्मीर की बात कर रहे हैं, और अगर रियासी में बात हो रही तब भी कश्मीर की बात हो रही है। ये दो अलग रीजन्स है ना, ये लिंग्विस्टिकली, ना ये ज्योग्राफिकली, ना ये कल्चरली, इन दो खित्तों में कोई कॉमनैलिटी है, कोई भी समानता नहीं है। अब पिछले 30 साल से हमने लगातार देखा 2019 तक कि कश्मीर जो है सुर्खियों में रहा आतंक की वजह से, और उसका कारण ये था कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ 87 से जो शुरू हुआ, उसका फोकस कश्मीर रहा, क्योंकि कश्मीर में ही अलगाववाद की जो सियासत है वो वहीं से शुरू हुई। फारूक अब्दुल्ला साहब की अभी बात हो रही थी, लेकिन सबसे बड़े जो सेपरेटिस्ट अगर देखा जाए इतिहास में, तो वो उनके पिता थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। उन्होंने ही, उनकी वजह से सारा अलगाववाद का जो किस्सा है कश्मीर का, वो उन्होंने ही शुरू किया। पहले 1947 में जब जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी, और जब पाकिस्तान ने हमला किया उसके बाद वो प्रिंसली स्टेट इंडिया के साथ शामिल हुई, उस वक्त कोई संदेह नहीं था कि ये भी बाकी राज्यों की तरह होगा। लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वो इंसान थे, वो लीडर थे जिन्होंने इसको मसला खड़ा किया, जिन्होंने ये कहा कि 370 चाहिए, जिन्होंने ये कहा कि 35A चाहिए, और जिन्होंने बाद में प्लेबिसिट फ्रंट खड़ा किया, क्योंकि वो वैसे ही शेख अब्दुल्ला सांठ-गांठ कर रहे थे बाहर विदेशी ताकतों के साथ कि जम्मू कश्मीर को वो हथियाना चाहते थे। अब वो देखिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है 2019 में, जब 370 और 35A हटाया गया, तो हमने देखा कि केंद्र सरकार ने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले कश्मीर के जो आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेरर नेटवर्क था, उस पे काफ़ी सारा इनिशिएटिव्स ले, मेजर्स लिए। उन्होंने जमाते इस्लामी को बैन किया, उन्होंने JKLF को बैन किया, उन्होंने जितने भी इनके टेरर के केसेस, टेरर फंडिंग के केसेस थे, रेड्स हुई, बहुत सारे लोग जो है जेल गए। और हमने देखा कि उससे जो फर्क जो हमने ग्राउंड पे देखा कि 2019 के बाद हमने आतंक का जो ग्राफ है वो नीचे जाते हुए देखा कश्मीर में। लेकिन साथ में हमने देखा कि जम्मू जो रिलेटिवली बहुत कम, जहां पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था, वहां का ग्राफ जो है बढ़ता गया। और ये लगातार पिछले 3 साल की कहानी है, और इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कश्मीर में आतंक का सफाया करते करते वो आतंक की जो बेस है वो अब जम्मू शिफ्ट हो गई है। और हमें साथ में ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जम्मू की जो अपर रीचेस है, डोडा, बदरवा, रियासी, कठुआ, ये सब पहाड़ी इलाके हैं। वैली जो है, कश्मीर वैली जो है वो बिल्कुल प्लेन है, माउंटेन से घिरी हुई,
जो जम्मू रीजन है वो पहाड़ी इलाके है ज़्यादा, और वहाँ पे छुपने के, वहाँ पे जो आतंकियों को सपोर्ट मिल रहा है कहीं ना कहीं जो लोकल से, वो लग रहा है कि वहाँ जम्मू को एक ज़्यादा चैलेंजिंग भी होगा, क्योंकि अपर टेरेन में सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं जा पाते हैं बहुत आसानी से, इंफॉर्मेशन लेना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जम्मू पे ध्यान नहीं गया किसी भी सरकार का इतने साल। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा चैलेंज है कि ये अब एक जो बड़ा जम्मू चैलेंज है, और भारत सरकार को ये इसका मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं वो जवाब ये जो हम लोग, ये तो कार्रवाइयां सेना की तरफ से होती रहती हैं, जो भी एंटी इन्फिल्ट्रेशन एक्टिविटीज हो या एंटी टेरर एक्टिविटीज हो। सवाल ये है कि जो आपने जो पीछे किया, आपने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उस किस्म की कोई अब कार्रवाई की जरूरत है क्या? देखिए बिल्कुल, अगर आतंक का इतिहास भी देखें हम, जो पाकिस्तान ने शुरू किया, जो कैंप्स थे, टेरर कैंप्स, वो पीओजेके में ही उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, और वो जम्मू रीजन के साथ सटे हुए हैं। वो ज़्यादा कश्मीर रीजन के साथ नहीं है, वो ज़्यादा जम्मू रीजन के साथ है, और वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हम लगातार अच्छा, एक देख रहे सेकंड, हैं। ये बात नोट करने की, आप कह रही हैं जो वहां पर पीओके में जो कैंप्स हैं, टेरर कैंप्स, वो अलाइंड हैं ज्यादा जम्मू के साथ, रीजन के साथ। ओह, वो हाँ उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ है। उसको समझने की भी जरूरत है, तो उसको ज्योग्राफी को। हमें ये समझने की जरूरत आपको है आने में दिक्कत ही नहीं कि होती वहाँ अगर पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजी चेंज की है, तो क्या हम हमेशा डिफेंसिव पे खेलेंगे, जो हम पिछले 30 साल से कर रहे हैं, हमेशा वो कुछ एक्शन लेते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। उन्होंने आतंक शुरू किया तो हमने काउंटर टेरर मेजर्स, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि काउंटर टेरर का या काउंटर इंसर्जेंसी मेजर्स जो हम ले रहे हैं, क्या हम हमेशा बैक फुट पे खेलेंगे, कि क्या हम किसी दिन फ्रंट फुट पे जाके खेलेंगे, कि एक ही बार में इस आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस तरफ है, पीओजेके में है, उसका सफाया करें। देखिए, अभी आप फारूक अब्दुल्ला साहब की बात कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ उनका एक बयान आया है इसी कल वाले हमले पर, कठुआ में जो भारतीय सेना की गाड़ी पर हमला हुआ, कि उन्होंने लिखा है सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है, ये गलत है, दुनिया का कोई देश आतंकवाद को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, ये आतंकवाद पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा, और जब आतंकवाद बंद होगा तब बातचीत शुरू होगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, उन्हें इस बारे में सख्त कदम उठाने चाहिए। ये तो कुछ बदले ये तो बदले बहुत ही, ये तो मैं कहूंगी पहली बार फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ अकल की बात कर रहे हैं। ये तो भारत का स्टैंड है, ये तो भारत का स्टैंड है। शायद इसके पीछे राजनीति भी हो सकती है, क्योंकि आने वाले शायद असेंबली इलेक्शंस में वो सोच रहे हो कि अगर बीजेपी आ गई जम्मू रीजन से जीत के, तो उनके साथ ही, अब तक वो कहते थे बात करो तब आतंकवाद खत्म होगा, अब वो कह रहे हैं कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक बातचीत नहीं होगी। ऐसा उन्होंने बोला है ना। नहीं, मेरे पास कोट है, मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। हाँ, ये बड़ा डाउटफुल है, वो ये है नहीं। क्या हम ये रिकॉर्डेड, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और अगर सचमुच ये है तो इसका एक दूसरा पहलू भी है। इसका मतलब ये है कि भारत की सरकार जो दूसरे काम कर रही है, जिसको जो दिखता नहीं है, जो हम लोग सोचते हैं कि आखिर क्या हो जाता है कि अचानक बदल जाता है, उस पर यानी कि सरकार, मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से बहुत कुछ हो रहा है जो हमें दिख नहीं रहा। और ये बात तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर वहां की जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वो ईमानदारी से आए, क्योंकि ये ईमानदारी वाला शब्द है। हुर्रियत का जब पूरा मॉड्यूल ध्वस्त किया गया है, जब श्रीनगर में उनका ऑफिस टूटा था, तो आप समझिए उसके आसपास के लोग खुश हो रहे थे, लेकिन वो तब तक बोलने की स्थिति में नहीं थे जब तक 370 हटा नहीं था और सेना उस तरह से एक्शन नहीं ले रही थी। तो श्रीनगर और विशेष करके जो ऊपर के इलाके हैं वहां बदलाव बहुत हुआ, लेकिन अगर अब जम्मू की तरफ आ रहे हैं तो नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी। और अच्छा है कि अगर ये पॉलिटिकल फोर्सेज भारत की तरह बात कर रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको अब बात जरा सुनाना चाहता हूं शहीद कैप्टन अंशुमन के परिवार की। कैप्टन अंशुमन सियाचिन में तैनात थे, मेडिकल कोर से थे वो, और सियाचिन में उनकी तैनाती थी। वहाँ पर सेना के लिए जो हट्स बनी होती हैं उनमें आग लग गई, वहाँ 3 लोग फंस गए। कैप्टन अंशुमन उनको बचाने के लिए दौड़े, इस बीच में वहाँ से उन्होंने 3 लोगों को रेस्क्यू किया। फिर उन्होंने देखा कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए एक हट बनी होती है उसके, और उसी के अंदर सारा जो सामान होता है, लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं या और दवाइयाँ, मेडिसिन होती हैं, सब कुछ उसी के अंदर। मतलब अगर नष्ट हो गई तो फिर वहाँ और जवानों के लिए फिर और बचने का और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हम सब जानते हैं सियाचिन में तैनाती होती है तो बहुत लंबे वक्त के लिए होती है, हफ्तों के लिए होती है। वहाँ आप उस मेडिकल असिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो उसमें भी आग लगती देखकर वो उसमें कूद पड़े, उसके अंदर चले गए किसी तरीके से उस आग को बुझाने के लिए, लेकिन उधर ऊपर बर्फीली हवाएं चल रही थी, वो आग
लपटों में घिरती चली गई। तेजी से आग ने उस हट को घेर लिया और कैप्टन अंशुमन को बचाया नहीं जा सका। उनकी वहाँ पर दुखद मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। और उनकी पत्नी ने जब उनको कीर्ति चक्र अवार्ड मिल रहा था, सम्मान मिल रहा था, तब उनकी पत्नी ने थोड़ा बहुत बताया था अपने और कैप्टन अंशुमन के बारे में, और उसकी बहुत चर्चा हो रही है। बहुत लोगों ने उनकी बात को सुना। वो बता रही हैं कैसे दोनों के अभी शादी को 5 महीने हुए थे, 5 महीने हुए थे, और उसी के बाद उनकी जो तैनाती थी वो पोस्टिंग वो सियाचिन में कर दी गई। उन्होंने एक बात बताई कैप्टन अंशुमन के बारे में। उन्होंने ये भी कहा कि वो कहते थे हमेशा कि मैं कोई आम मौत नहीं मरूंगा, ऐसे ही नहीं, बस मैं ही सेड कि आई विल डाई विद ब्रास इन माई चेस्ट, मैं मरूंगा तो ऐसे मरूंगा। तो आप सुनिए जरा उनकी पत्नी की बात। We met on the first day of college, and I would not be dramatic, but it was love at first sight. And after a month, he got selected into AFMC. We met in an engineering college. He got selected in a medical college. So super intelligent guy. So from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. Let's get married now. So we did. And unfortunately, within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. He's going to build a house, we're going to have kids, and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? So for first 7-8 hours, we were not ready to accept that anything of such sort has happened. But 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. And till date, I'm not coping up. I'm just trying to figure out, maybe it's not true. But now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true. But it's okay. He's a hero. So we can manage a little of our lives. कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में आरती जी। बिल्कुल, देखिए एक कपल जो अभी हाल में ही जिनकी शादी हुई, जिन्होंने कितने सपने बुने होंगे, जिन्होंने क्या क्या नहीं सोचा होगा अपने बारे में, देश के बारे में। जिस तरह वो खुद बता रही थी कि वो किस तरह से हीरोइक भी थे और देश के लिए ऐसा समर्पण, देश के लिए जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो, उन सब ऐसे जवानों के लिए मतलब हम आंसू ही निकल आते हैं। और क्या कहूँ मैं, मतलब दिल भर जाता है। ये सोचते हैं कि इतना जवान आदमी, उसकी पूरी फैमिली, उसके माँ बाप, उन पे क्या बीत रही होगी। लेकिन ऐसे जवानों के लिए हमारा सैल्यूट कि उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने जीवन का बलिदान दिया, अपने सारी खुशियाँ उनकी छिन गई, लेकिन वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। हमारी सुरक्षा के लिए आज भी जवान जो जम्मू रीजन में मारे जा रहे हैं या कश्मीर रीजन में मारे जा रहे हैं, सियाचिन में, उनके सामने नतमस्तक हूँ मैं। और मुझे लगता है कि पूरा देश यही भावना उनके लिए रखता है। चाहे कैप्टन अंशुमन हो, चाहे कल कठुआ में जो हमारे जवान शहीद हुए हों, या उससे पहले जितने भी, आपने एक बात बिल्कुल ठीक की और उसको अंडरलाइन करना चाहिए। तभी हम सब शादी तो हम लोगों के लिए बड़ा नॉर्मल हो जाता है, वो वहाँ हैं इसीलिए यहाँ था कि हम और आप सुख शांति से रह सकें, इसीलिए वो वहाँ पर अपनी बलिदान दे रहे हैं। हम लोग सामान्य मौत मर सकें, इसलिए वो कभी सामान्य मौत नहीं मरना चाहते। एक बिल्कुल। फौजी का जो ये जज्बा है ना, वो ही उसे वहाँ पर सियाचिन में पोस्ट करता है और वो शादी के 5 महीने बाद भी उस हट में, आग लगी हुई हट में कूद सकता है। और इसलिए मैं कहता हूँ ये नंबर जो है ना, आज हम लिख देते हैं रोजाना अखबार में, हम लोग तो यही काम करते हैं, आज 5 शहीद हो गए, परसों 3 शहीद हो गए। तो 2 लाइन मुझे याद आती है कि अखबार पढ़ते हुए सोचता हूँ, कितने मरे, ये सवाल गणित का है या मानवीयता का।